Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिडक्शंस अवेलेबल अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम. आज हम यही कंपेयर करने वाले हैं कि कौन कौन सी डिडक्शंस जो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती थी और अब हमें न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल हैं या फिर नहीं अवेलेबल हैं. तो वन बाय वन हम यही सब चीजें डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम हेड लेते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी. सैलरी हेड में हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सी डिडक्शंस अवेलेबल थी जो कि अलाउंसेस और परक्विजिट से रिलेटेड थी. तो सबसे पहले आता है ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल हैं अभी भी. अलाउंसेस की बात करते हैं तो एचआरए की डिडक्शन, लीव ट्रेवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स और बहुत से अलाउंसेस जो कि हमारे को ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल थे. और अब मैं अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करती हूँ, न्यू टैक्स रिजीम में से इनमें से कोई भी अलाउंस की डिडक्शन हमें अवेलेबल नहीं है. अगर हम बात करते हैं एचआरए, एलटीए, अदर अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये जो डिडक्शंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड थी ये न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है. जो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है वो है ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन, लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन, या फिर वॉलेंट्री अगर रिटायरमेंट होती है तो उसमें जो एग्जम्पशन मिलती है हमें यही तीन एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं. और अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं जो कि हमें 50,000 रुपीज की अलाउड होती थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो हमें न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है. तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी हमें अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलते थे जो कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड थे वो हमें न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है अदर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000. तो ये था हमारा पॉइंट, डिडक्शंस अवेलेबल अंडर द हेड सैलरी. अब नेक्स्ट हेड में आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन अवेलेबल है. अब इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दो टाइप पे हो सकता है, या तो कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर रेंटल हाउस है. अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करती हूँ तो दोनों ही केस में अगर मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर मैंने रेंट आउट की है, दोनों ही केस में अगर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है तो दोनों ही डिडक्शंस अलाउड थी. अब कंपैरेटिवली मैं न्यू टैक्स रिजीम में आती हूँ. न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तभी अलाउड होगा अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, रेंट पर किसी को दी गई है, तो ही इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अलाउड होगा. अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या वैकेंट है और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे कर रहा है एसएससी, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शंस अलाउड नहीं होगी. तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को समराइज करती हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है वो अलाउड है, इधर द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट. और अगर मेरा न्यू टैक्स रिजीम है तो सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी पे ही इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अलाउड होता है. ओल्ड टैक्स रिजीम में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 हम कौन कौन सी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी क्लेम भी करते आ रहे थे लास्ट ईयर्स के लिए भी, तो वो हम इस साल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 भी हम क्लेम कर सकते हैं. चाहे वो एटीसी की सभी डिडक्शंस हो जैसे कि पीपीएफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, एटीडी, एटीजी, एटीटीटीए, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एटीटीटीबी. तो जितनी भी हमारी चैप्टर 6A की डिडक्शन थी जो कि एक इंडिविजुअल असेसी क्लेम करता था वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अब भी अवेलेबल है. अब बात आती है कंपैरिजन करते हैं इसका न्यू टैक्स रिजीम से. तो न्यू टैक्स रिजीम में जितनी भी अभी हमने चैप्टर 6A की डिडक्शंस बताई हैं, एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीजी, एटीटीटीए, इसमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है अदर देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन अवेलेबल है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम. तो अगर मैं समराइज करती हूँ, न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन अवेलेबल है, दैट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम. तो इस तरह से एक इंडिविजुअल असेसी अपनी डिडक्शंस और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान आउट कर सकता है फॉर न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम. तो कौन सी रिजीम एक असेसी को बेनिफिशियल रहेगी? तो जिन भी असेसीज की इनकम 15 लाख एंड बिलो है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल होगी अगर उस असेसी की कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है. अगर तो किसी ने हाउसिंग लोन में इन्वेस्ट किया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी है और एटीसी में प्रेस्क्राइब पॉइंट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी. और अगर असेसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी. मोर ओवर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें स्लैब रेट्स भी बहुत डिफरेंट हैं और मल्टीपल स्लैब रेट्स हैं, तो जिसके कारण एक असेसी को न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा.
आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि कौन कौन सी डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल हैं। फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।